हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर 1 को बहुत ही बारीकी से समझा है। पर चैप्टर 1 के कंपेयर में जो चैप्टर 2 है ये उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। चैप्टर 1 में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा था, पर चैप्टर 2 में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 टॉपिक ही हैं। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक्स को ही ब्रीफ कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। देन एक एक कर सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो फर्स्ट टॉपिक डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिफाइन करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर बेस्ड है। ऐसे में हम लोगों को डिफिनेशन तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का पता ही होना चाहिए। पता होना चाहिए ना, डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिफाइन करेंगे। वी विल नो द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड आफ्टर दैट, ये टॉपिक बुक में नहीं है लेकिन यहाँ बेसिक के लिए रखे हैं। जो आपका बुक का टॉपिक है, बुक का टॉपिक यहाँ पर है और बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया गया है कि इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे जो मानव है और जो दूसरे जीव जंतु हैं वो इकोसिस्टम पर डिपेंडेड हैं। इकोसिस्टम के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो देन वी विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। ओके, आफ्टर दैट ये डिस्कस करने के बाद वी विल नो द स्टेटस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। भारत में फ्लोरा एंड फौना का स्टेटस क्या है। फ्लोरा ये जो वर्ड है ये प्लांट स्पेसीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फौना जो वर्ड है वो एनिमल स्पेसीज के लिए यूज किया जाता है। तो भारत में प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज का स्टेटस क्या है, उस स्टेटस को डिटेल में नहीं बल्कि ब्रीफ में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो इन डिटेल हुआ करता था लेकिन अब वो सारा टॉपिक डिलीटेड है, तो डिलीटेड टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बस उतना ही टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमारा बोर्ड में अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है ना। और यहीं पर बताया जाएगा कि भारत में प्लांट और एनिमल स्पेसीज का स्टेटस ठीक ठाक नहीं है, और अगर ठीक ठाक नहीं है तो फिर उसको बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। वाई डू नीड कंजर्वेशन की चर्चा की जाएगी यहाँ पर। फिर बताया जाएगा कि जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की चर्चा की जाएगी जो 1972 में आया है। उसके बाद नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ये सब चीज़ें बनाया गया है ताकि जंगलों को और जंगली जानवर को बचाया जाए, इकोसिस्टम को बचाया जाए, ठीक है। और ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद फिर फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज गोइंग टू बी डिस्कस हियर। फर्स्ट वन रिजर्व फॉरेस्ट है, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एंड आफ्टर दैट अनक्लास फॉरेस्ट है। और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके बुक में जो लास्ट टॉपिक है, बुक को भी थोड़ा पास रखिएगा तब एक बेहतर अप्रोच बनेगा। लास्ट टॉपिक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन है और इस टॉपिक के थ्रू आपको बताया जाएगा कि जो जंगल हैं उस जंगल में जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रहे हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी क्या क्या रोल है उस जंगल को बचाने में। हजारों सालों से वो कम्युनिटी उस जंगल में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस जंगल को बचाएं। कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं
अलग अलग कम्युनिटी का, और वो अलग अलग कम्युनिटी जो है अपना बेहतर प्रयास करते हैं कि उनका जंगल बचा हुआ रहे। उनका खुद का रूल और रेगुलेशन है वहाँ पर, और उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उस जंगल को बचाए हुए हैं। तो देन विल डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ये टॉपिक्स है जो हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हेयर इज द डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये आपका हो गया फॉरेस्ट का डिफिनेशन हो गया। फॉरेस्ट को क्या डिफाइन किया गया है, तो हेयर इट इज सेड दैट कि फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर यू विल गेट अ डेंस कम्युनिटी ऑफ ट्रीज, बुशेस एंड अदर वेजिटेशन। एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होना चाहिए, और उस लार्ज एरिया ऑफ लैंड में डेंस कम्युनिटी होना चाहिए, पेड़ों का डेंस कम्युनिटी होना चाहिए, झाड़ियाँ का डेंस कम्युनिटी होना चाहिए, और दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उसका डेंस कम्युनिटी होना चाहिए। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए जहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे होने चाहिए, और बिल्कुल मतलब डेंस होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल पास में होना चाहिए। देखिए एक फिगर दिया गया है, ये फिगर एक फॉरेस्ट का ही है, एक जंगल का ही है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना डेंस ट्रीज है, जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल पास पास में है, झाड़ियाँ आपको दिख रहा होगा, यही तो है जंगल। आप देख रहे हो कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, अंदर में दिख ही रहा होगा एरिया बहुत बड़ा है। तो एक बहुत बड़ा एरिया, जिस बहुत बड़े एरिया में कई सारे पेड़ पौधे हो, झाड़ियाँ हो, और दूसरे मतलब वेजिटेशन हो गए, तब उस बड़े एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। कुछ फॉरेस्ट तो इतना ज़्यादा डेंस होता है कि दिन में वहाँ पर डार्क दिखता है, दिन में अंधेरा दिखेगा आपको। अमेजन फॉरेस्ट में अगर चले जाओ तो दिन में आप उस जंगल में इंटर नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। इसके साथ साथ वहाँ पर मतलब जंगली जानवर भी रहते हैं। वाइल्ड लाइफ तो वही ना है, वो जंगली जानवर आपको क्या करेगा, आपको कीमा बना देगा। तो जंगल में जो जानवर रहते हैं उन जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। एनिमल्स दैट ग्रो और लिव इन द वाइल्ड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। ऐसे जानवर जो जंगल में फ्रीली रह रहे हैं, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मानव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मानव कोई किसी भी तरह का जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, वैसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, गेंडा हो गया, चीता हो गया, जेबरा हो गया, देन यहाँ पर हाथी हो गया। ये महानुभाव का तो कहना ही नहीं है, एकदम जो है सकी आँख में एकदम दिख रहा है कि कितना ज़्यादा गुस्सैले नज़रों से हम लोगों को देख रहे हैं। अब इनके जीवन में मानव इंटरफेरेंस कर सकता है क्या, तुरंत एक कीमा बना देंगे। अरे शेर और बाघ से आप लड़ सकते हैं, आपको कीमा बना दिया जाएगा। तो इसलिए तो बोला गया कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर बिल्कुल जीरो होता है। अच्छा एक बात और बताना चाहते हैं कि जो कुत्ता बिल्ली जो शहर के लोग जो घरों में पालते हैं वो वाइल्ड लाइफ नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, वो डोमेस्टिकेटेड है। उसको हम लोग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग एक टर्म एंड कंडीशन है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मानव का इंटरवेंशन शून्य बटा सन्नाटा होना चाहिए। लेकिन जिस कुत्ता और बिल्ली को हम लोग घर पर या शहर के लोग जो पालते हैं वहाँ पर तो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है। लोग जो है उसको घुमाने लेकर जाते हैं और घुमा फिरा कर जो है सकी लेकर आते हैं। एनिमल लवर, डॉग लवर बोला जाता है भाई। मेरे पड़ोस में भी एक हैं,
लेकिन वो जेन्युइन है। मेरे पड़ोस में एक डॉग लवर है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। वो क्या करते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग रहता है, जो गली में जो मतलब कुत्ता का बच्चा रहता है, उसको ही वो डोमेस्टिकेट करते हैं। उसको अच्छा से खाना वाना खिलाते हैं और खाना वाना खिलाकर उसके सेहत को मतलब सुधार देते हैं। मतलब सच्ची मायने में जो डॉग लवर है, डॉग लवर तो यही है। अदरवाइज आप कुछ फैमिली को देखोगे कि भाई कुत्ता पाले हुए हैं और फिर जो है जा रहे हैं, घुमाने जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जब वो कुत्ता या जो भी है वो बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई, फिर उसको जो है बाहर में छोड़ छाड़ दिए कि जाओ मर जाओ, मतलब जैसे जीना है जियो। तो वो डॉग्स लवर थोड़े हुआ, उसको डॉग लवर थोड़े आप कहिएगा। ये तो आप अपने मतलब समझिए कि फैशन हो गया भाई, और उस फैशन को पूरा करने के लिए उस जानवर को पाल रहे हैं, और जैसे ही लग रहा है कि अब जो है बेकार हो चुका है, उसको जो है से कि छोड़ दिए। तो मेरे पड़ोस में जो है वो ऐसे नहीं है, वो एकदम जेन्युइन है। वो मतलब अगर वो कुत्ता बूढ़ा या बूढ़ी भी हो जाती है तब तभी भी उसका देखभाल करते हैं। ये चीज़ है, होना यही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में उसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ से आपके चैप्टर के मेन टॉपिक की शुरुआत होती है, और जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बताए ही कि फर्स्ट पैराग्राफ में इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया गया है कि इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे जो मानव है, मानव इकोसिस्टम पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत हद तक डिपेंडेंट है। और आपके बुक में जो फर्स्ट लाइन है और इस नोट्स में जो फर्स्ट लाइन है, दोनों सेम है। और यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है कि वी शेयर दिस प्लेनेट विथ मिलियन ऑफ अदर लिविंग बीइंग। हम लोग इस प्लेनेट को लाखों के संख्या में दूसरे जीव जंतु के साथ शेयर करते हैं। वो जीव जंतु क्या हो सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कीटाणु हो सकता है, बनियान ट्री हो सकता है, एक बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, एक बहुत बड़ा जंगली जानवर हो सकता है, अदरवाइज ब्लू व्हेल हो सकता है, एक बहुत बड़ा जीव जो पानी में रह रहा है। हम लोग इस प्लेनेट पर अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि इस प्लेनेट पर लाखों के संख्या में दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं। हालांकि हम लोग बात ऐसे करते हैं जैसे मानो ये पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही है, आवर अर्थ, हमारा पृथ्वी। मानो जैसे हम लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करा रखा है, हम लोगों का बपौती है पृथ्वी कि भाई पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ हमारा ही। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पर मानव भी रहता है, इसके साथ साथ लाखों की संख्या में दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि जो ह्यूमन बीइंग है और इसके साथ साथ जो दूसरे जीव जंतु है, दे वेयर वेरी मच डिपेंडेड ऑन दिस इकोसिस्टम फॉर देयर एग्जिस्टेंस। मानव और मानव के साथ साथ जो दूसरे जीव जंतु हैं, इस पूरे इकोसिस्टम पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत हद तक डिपेंडेंट होते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? ये टर्म से आप लोग वेल नोन हो या नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, हम वेल नोन करवा देते हैं। इकोसिस्टम वैसे सिस्टम को बोला जाता है जिसमें प्लांट स्पेसीज एनिमल स्पेसीज पर डिपेंडेंट होता है और एनिमल स्पेसीज प्लांट स्पेसीज पर डिपेंडेंट होता है। इस इंटरडिपेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो मानव है और मानव के साथ साथ जो दूसरे जीव जंतु हैं, इस पूरे इकोसिस्टम पर बहुत हद तक अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, प्रॉपर एग्जाम्पल दिया गया है बेहतर वे से समझने के लिए। और यहाँ पर क्या बोला गया कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ।
जिस हवा को हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, उस हवा की क्वालिटी को प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेहतर करते हैं। जिस पानी को हम लोग पीते हैं, उस पानी की क्वालिटी को भी ये सब चीज़ें ही बेहतर करते हैं। जिस सॉइल में हम लोग अपने फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने अनाजों को जिस मिट्टी में उगाने का काम करते हैं, उस मिट्टी के क्वालिटी को बेहतर कौन करता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप खुद बताओ कि जो मानव है, मानव इस पूरे इकोसिस्टम पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है या नहीं है? डेफिनेटली है। अगर पूरा सिस्टम नहीं रहेगा तो मानव भी नहीं रहेगा और दूसरे जीव जंतु भी नहीं रहेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया कि फॉरेस्ट प्ले अ की रोल। इस पूरे इकोसिस्टम में जो फॉरेस्ट है वो की रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल लीजिए या ऑटोट्रॉप बोल लीजिए। ऑटोट्रॉप वैसे कम्युनिटी को बोला जाता है जो अपना खाना डायरेक्ट सन का एनर्जी का यूज करते हुए बना लेता है। ऑटोट्रॉप्स उसको बोलते हैं जो अपना खाना सन का एनर्जी का यूज करते हुए बना ले। जैसे जो पेड़ पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के थ्रू अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को ऑटोट्रॉप कंसीडर किया गया है। वी आर हेट्रोट्रॉप, वी आर हेट्रोट्रॉप, हम लोग हेट्रोट्रॉप के कैटेगरी में आते हैं। तो प्लांट्स जो है इस पूरे सिस्टम में की रोल प्ले करता है, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो दूसरे जीव जंतु हैं, बल्कि जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, माने पूरे जो मानव जाति है, उसको जो है फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। तो फॉरेस्ट की रोल प्ले करता है क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जिस पर जो दूसरे जीव जंतु हैं वो क्या है? डिपेंडेंट है। जो दूसरे जीव जंतु इस पर डिपेंडेंट है। अब जंगली जानवर कहाँ रहेगा बताओ, आप खुद ही बताओ। जंगल में ही रहेगा, फॉरेस्ट में ही रहेगा। आपके घर पर कई सारा ऐसा चीज़ है जो फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल से बना हुआ है, तो हम लोगों का भी कई सारा जो नीड्स है वो फॉरेस्ट के थ्रू ही फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और लास्ट में क्वेश्चन है कि हाउ ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम, अदरवाइज इकोसिस्टम, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। आपको बताना है कि कैसे जो मानव है, मानव इस पूरे इकोसिस्टम पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत हद तक डिपेंडेंट है। एकदम क्लियर है, एकदम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। मुझे पता है ये सारे पॉइंट्स को आप राइट डाउन कीजिए। ये जो सारा पॉइंट है उसको राइट डाउन कीजिए भाई, कि कैसे मानव जो है इस पूरे इकोसिस्टम पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है। नाउ आई कैन डेफिनेटली से दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि हम बताए थे कि फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, भारत में फ्लोरा एंड फौना का क्या स्टेटस है, उसको पढ़ने से पहले एक टर्म को हम लोग जानेंगे, और वो टर्म कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी है। वो टर्म कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, टर्म से ही इसका मीनिंग क्लियर है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। डाइवर्सिटी वेराइटी। व्हेन यू विल गेट द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जब आपको वेराइटी ऑफ जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तब उस वेराइटी को आप क्या कहते हो? बायोडाइवर्सिटी कहते हो। अब खुद बताओ कि आपको क्या एक तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलता है? नहीं। क्या आप लोगों को एक तरह के जानवर देखने को मिलता है? नहीं। वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज भी देखते हो, वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज भी देखते हो। उस वैरायटी को ही क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें आप एनिमल्स को इंक्लूड करो, प्लांट्स को इंक्लूड करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करो, और इन सभी
जो जीव जंतु हैं, इन सभी जीव जंतु का अपना खुद का क्या होता है, एक इकोसिस्टम होता है। इन सभी जीव जंतु का अपना खुद का एक इकोसिस्टम होता है। और जो वैरायटी है, उस वैरायटी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। व्हेन यू विल गेट द वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल स्पेसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू कैन से दैट दिस इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। भारत में फ्लोरा एंड फौना का क्या स्टेटस है? फ्लोरा मीन्स प्लांट, फौना मीन्स एनिमल। फ्लोरा वर्ड प्लांट स्पेसीज के लिए यूज किया जाता है, फौना वर्ड जो है एनिमल स्पेसीज के लिए यूज किया जाता है। और भारत में इसका स्टेटस क्या है? तो बोला गया कि इंडिया इज अ होम ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो वर्ड यहाँ दिया गया है, एक्चुअली में यहाँ बताना था कि भारत में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इस वर्ड से आप लोगों को वेल नोन कराया गया कि आप लोग जानो इस वर्ड को। भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। भारत में वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा, कई तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, कई तरह के आपको जानवर देखने को मिलेंगे, और इसी को तो बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। मेगा बायोडाइवर्सिटी एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में वैसे देशों को शामिल किया जाता है जिस देश में बायोडाइवर्सिटी इमेंस लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उन देशों को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बोला जाता है। और इसमें पूरे वर्ल्ड में 17 कंट्री को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ओनली 17 कंट्री। और भारत भी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री का पार्ट है और टॉप 10 में है। नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो अब देखिए भारत को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री वाले लिस्ट में अगर शामिल किया गया है, तो इसका मतलब तो चीज़ें क्लियर है कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इमेंस लेवल पर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही बोला गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म्स पर अगर भारत को देखते हो तो भारत क्या है, वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला गया कि भारत में ये जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, दैट आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, या कह सकते हो ये तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे देश में डिक्लाइन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? तो ड्यू टू लैक ऑफ कंसर्न टू आवर इन्वायरमेंट। हम लोग इन्वायरमेंट के प्रति उतना ज़्यादा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इन्वायरमेंट के प्रति हम लोग जागरूक नहीं हैं, ये कारण है कि हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है। मुट्ठी भर लोग अगर इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत कम लोग, मुट्ठी भर मतलब बहुत कम लोग अगर जागरूक हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना है, तो पूरा इन्वायरमेंट थोड़े बच जाएगा, नहीं बचेगा। बल्कि बड़े पैमाने पर भारत में रहने वाले लोगों को अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा, उनको समझना होगा कि इस इकोसिस्टम के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। उनको बचाना होगा इस इकोसिस्टम को, उनको बचाना होगा इस बायोडाइवर्सिटी को, तब जाकर मतलब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तब हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी की जो स्टेटस है वो स्टेटस बेहतर हो पाएगा। या दिस इज द पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। जैसा कि बोले थे कि यहीं पर बताया जाएगा कि भारत में फ्लोरा एंड फौना का स्टेटस मतलब ठीक ठाक नहीं है। सो डैट्स वाई हम लोगों को मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करने की ज़रूरत है? बचाने की ज़रूरत है। रैपिड डिक्लाइन हो रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। सो डैट्स वाई वी शुड नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक यहाँ पर क्वेश्चन भी है, वाई डू यू नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हम लोगों को फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को
कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, बचाने की ज़रूरत क्या है? अरे अभी तक जो पढ़ा दिए उसी से क्लियर है। अभी तक जो चीज़ें बताएं, अभी जो तक जो चीज़ें पढ़ाएं उसी से क्लियर है कि हम लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाना चाहिए। नहीं बचाइएगा तब भाई आप भी क्या हो जाइएगा, एक्सटिंक्ट हो जाइएगा। क्या भाई भविष्य में लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि मानव एक प्राणी था जो इस अर्थ पर रहता था, वो वीडियो बनाता था जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी थे वो देखा करते थे, बोर्ड की तैयारी किया करते थे। अब वो लोग तो लुप्त हो गए, अब वो लोग क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो आपको बचाना होगा ताकि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सको। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए उस पॉइंट को देख लेते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल सिस्टम, जैसा कि अभी बताएं उस पॉइंट को यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है कि जो कंजर्वेशन है वो इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, बचाता है, बेहतर करता है। इसके साथ साथ कंजर्वेशन के थ्रू जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्या जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल, ये क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हवा के बिना रहोगे क्या, नहीं रहोगे। पानी के बिना रहोगे क्या, नहीं रहोगे। सॉइल के बिना रहोगे क्या, नहीं रहोगे। अब सॉइल के बिना रहोगे मतलब ऐसा नहीं करें कि सॉइल खाना है, और सॉइल में अनाज को हम लोग क्या करते हैं, उगाने का काम करते हैं। तो ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या करता है, बचाने का काम करता है। कंजर्वेशन के थ्रू हम लोग बचाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ बोला गया कि इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। इसके साथ साथ कंजर्वेशन के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, आपको पता ही होगा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स का जो जीन होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हम लोग बचाते हैं ताकि उसका, उस स्पीशीज का बेटर ग्रोथ हो सके। इसके साथ साथ उसका ब्रीडिंग भी बेहतर वैसे हो सके। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर कि अगर एग्रीकल्चर में अगर आप देखते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हो, तो आज भी हम लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी पर डिपेंडेड है। जो ट्रेडिशनल, जो बहुत पुराने समय से जो क्रॉप वैरायटी है, उस क्रॉप वैरायटी पर आज भी हम लोग डिपेंडेड है। कई सारे जो सब्जी हम लोग खा रहे हैं, वो सब्जी का जो सीड है, वो सीड बहुत लंबे समय से प्रिजर्व कर रखा गया है, बचा कर रखा गया है गाँव में। हम एक वीडियो देखे थे, जिस वीडियो में एक महिला थी, वो महिला कई तरह के बीजों को बचा कर रखी हुई थी। हम एक वीडियो देखे थे, वैरायटी ऑफ मतलब फूड क्रॉप के सीड्स को बचा कर रखी थी, जो मतलब कि सभी जगह पर अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो संयोग कर रखी थी। तो यही बात बोला गया है। अब उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में आज भी हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी पर डिपेंडेंट होते हैं। सो दैट्स वाई वी शुड नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जीवन में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं। और वाइल्ड लाइफ में तो कुत्ता को जरूर पाले आप लोग। ठीक है, कुत्ता ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, गाय को भी पाल सकते हैं, वो समझ रहे हैं। तो कुत्ता या गाय को पाले, हालांकि वो डोमेस्टिकेटेड हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। वाई वाला पोर्शन क्लियर है, वाई वाला पोर्शन क्लियर है कि हम लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाना है। अब कैसे बचाना है, हाउ। वाई क्लियर है, तब अब हम लोग हाउ की ओर मूव करेंगे। ठीक है, हाउ की ओर मूव करें। ओके, हाउ की ओर मूव करते हैं। देखिए, हम लोग जो है कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, एंड हियर इट इज सेडेड गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी अ स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे सरकार ने कई सारे स्टेप लिए हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। देखिए, सच्चाई यही है कि सरकार जब तक स्टेप नहीं लेगा तब तक बड़े पैमाने पर जंगलों को और जंगली जानवरों को बचाया नहीं जा सकता है।
इंडिविजुअल लेवल पर कितना बचाया जा सकता है, एक व्यक्ति चाहकर कितने जंगलों को बचा सकता है, एक व्यक्ति चाहकर कितने जंगली जानवरों को बचा सकता है। सरकार को ही इनिशिएटिव लेना होता है, सरकार को ही शुरू करना होता है जंगलों को और जंगली जानवरों को बचाने के लिए। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे स्टेप लिए हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। आपके बुक में जैसा कि बोला गया कि 1960 और 1970 के डेकेड्स में भारत को जब इंडिपेंडेंस मिल गया, तो इंडिपेंडेंस के बाद 1960 और 1970 के डेकेड्स में जो हमारे देश में कंजर्वेशनिस्ट थे, वैसे लोग जो इन्वायरमेंट को बचाना चाहते थे, बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते थे, वो डिमांड करने लगे कि कुछ एक ऐसा प्रोग्राम जो है सरकार को लॉन्च करना चाहिए जो पूरे नेशनल लेवल पर हो और उस प्रोग्राम के थ्रू फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। लोग डिमांड कर रहे थे। कौन लोग डिमांड कर रहे थे? वैसे लोग जो इन्वायरमेंट को बचाना चाहते थे। उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है कंजर्वेशनिस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट कह लीजिए आप। तो उन लोगों ने डिमांड किया कि हम लोगों को या भारत को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। भाई उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की पीएम थी। इंदिरा गांधी को भी लगा कि नहीं भाई ये लोग सही बोल रहे हैं। फिर उस सरकार ने, माने उस समय का जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट ने प्रॉपर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पास कर दिया। चलो भाई, जंगली जानवरों को इस कानून के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। जंगली जानवरों को बचाने के लिए एक प्रॉपर कानून बनाया गया। और देखिए इस प्रोग्राम में, इस एक्ट में क्या किया गया? एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज को पब्लिश कर दिया गया। एक पूरे देश के लिए एक लिस्ट बनाया गया। दिस इज द लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पीशीज। ये सब स्पीशीज है जिसको बचाने की जरूरत है और उस लिस्ट को पब्लिश कर दिया गया। सभी लोगों तक पहुंचा दिया गया कि चलो भाई देख लो, ये लिस्ट है और ये जानवर है जिस जानवर को बचाना है। ठीक है। उसके बाद जो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि जो सर्टेन इंडेंजर स्पेसीज है, वैसे स्पेसीज जो खतरे की कैटेगरी में है, इंडेंजर खतरे के कैटेगरी में चले गए हैं, अगर उनको बचाया नहीं जाएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के थ्रू एक उद्देश्य रखा गया कि उस इंडेंजर स्पेसीज को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा देना है। कैसे सुरक्षा देना है? तो उनके हंटिंग को बैन कर देना है। उसका हंटिंग नहीं होगा भाई। आज के समय में शेर, चीता, हाथी, बारहसिंगा जिसको कहते हो, इसका शिकार नहीं कर सकते हो। वो नंबर ऑफ लिस्ट है, जानवरों का लिस्ट है और उन जानवरों का आप शिकार नहीं कर सकते हो क्योंकि हंटिंग बैन है। भारत में उन जानवरों का हंटिंग बैन है। इसके साथ साथ आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। जंगली जानवरों का आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर पकड़े गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। प्रॉपर कानून बना दिया गया जानवरों को बचाने के लिए। देखिए एक बहुत बड़ा स्टेप था जो भारत में लिया गया, भारतीय सरकार के द्वारा लिया गया जंगली जानवरों को बचाने के लिए। उसके बाद देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व। कुछ रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया, कुछ रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। फॉरेस्ट और जंगली जानवरों को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे राज्य सरकार क्या बना रहे हैं? नेशनल पार्क बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं ताकि उनको बचाया जाए। नेशनल पार्क में हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर फोकस किया जाता है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर फोकस किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों पर फोकस किया जाता है। तो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो बायोस्फीयर होता है
बायोस्फीयर का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ये जनरली हिली रीजन में या माउंटेनस रीजन में या डेल्टा रीजन में एक बहुत बड़े एरिया को क्या कर दिया जाता है, बैरिकेड कर दिया जाता है और बैरिकेड कर कर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क शहर के बीच में भी हो सकता है, जैसे पटना जू है, पटना जू नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच है, और नेशनल पार्क के थ्रू उस रीजन में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जानवर हैं, उन सभी को बचाया जा रहा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू सिर्फ जानवरों को बचाया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें जो है ये सब रिजर्व बनाए ताकि जानवरों और पेड़ पौधों को बचाया जाए। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जो कंजर्वेशन जो पॉलिसी है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बड़े जानवरों को ही फोकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब बायोडाइवर्सिटी, जो छोटे से छोटे जीव जंतु है उस सबको बचाना है, उन सभी पर फोकस हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्यू स्पेसीज पर ही फोकस नहीं हो रहा है, बल्कि छोटे से छोटे जानवर को भी बचाना है, उन सभी पर फोकस किया जा रहा है। उनके लिए भी जो है पॉलिसी को जो है बाद में रीइंट्रोड्यूस किया गया। आपके बुक में ये चीज़ें दिया गया है कि 1980 और 1986 में जब वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जब सुधार किया गया, तो सुधार करने के बाद कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे बटरफ्लाई हो गया, मोथ हो गया, बीटल हो गया और वन ड्रैगन फ्लाई हो गया, इन सबको भी इंक्लूड किया गया कि इन सबको भी हम लोगों को क्या करना है, बचाना है। शुरुआती दौर में तो बड़े जानवरों को ही सिर्फ और सिर्फ बचाने पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन बाद में छोटे जानवरों को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, और बड़े जानवरों को बचाने के लिए जो है कई सारे प्रोजेक्ट भी जो है लॉन्च किए गए हैं। प्रोजेक्ट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड फॉर द स्पेसिफिक एनिमल, लाइक हियर इट इज सेड दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया ताकि पार्टिकुलर एनिमल्स को, स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। इसमें क्या क्या है, तो इसमें टाइगर हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पर चर्चा भी की गई है। तो टाइगर को बचाने के लिए, स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट को शुरू किया है। उसमें टाइगर है, वन हॉर्न राइनोसेरस है, कश्मीर स्टैग हो गया, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल हो गया, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड देन घड़ियाल हो गया। ठीक है, उसके बाद एशियाटिक लायन हो गया। तो सरकार ने पार्टिकुलर एनिमल्स को बचाने के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। उनको लगा कि ये सब जो बड़े जानवर हैं इकोसिस्टम में की रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इन सभी जानवरों को बचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में छोटे जीव जंतु को भी शामिल किया गया, जैसा कि हम पहले बताएं यहाँ पर। उसके बाद देखिए मोस्ट रिसेंट में अगर देखा जाए तो इंडियन एलिफेंट को भी जो है शामिल किया गया है। इसके साथ साथ ब्लैक बक हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, ये सब जानवरों को भी फुल प्रोटेक्शन दिया गया है हंटिंग के अगेंस्ट कि भाई हंटिंग नहीं कर सकते हो, इलीगल ट्रेडिंग नहीं हो सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ओके, तो पहले तो ये सब जानवरों को शामिल किया गया है, लेकिन बाद में ये सब जानवरों को भी शामिल किया गया कि इनको भी बचाना है, किसी भी तरह का आप जो है इनका हंटिंग नहीं कर सकते हो या किसी भी तरह से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है, दिस इज द मेथड दैट वर गोइंग टू बी adopted by the Indian government and many state government regarding conservation of forest and wildlife। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं या कैसे बचाया जाता है भारत में, आपको उस सारे स्टेप को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद एक खास एक प्रोजेक्ट की चर्चा की गई है, जो प्रोजेक्ट किसके लिए शुरू किया गया है, टाइगर के लिए शुरू किया गया है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर स्पेसिफिक एनिमल टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया है। टाइगर जो है वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि जो फूड चेन बना हुआ है उस फूड चेन को बैलेंस रखने के लिए
टाइगर, लायन और लेपर्ड का जंगल में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जानवर नहीं रहेंगे तो फूड चेन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हियर इट इज सेडेड कि टाइगर इज वन ऑफ की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज। जो टाइगर है एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ स्पेसीज है, लेकिन 1923 में इंडियन अथॉरिटी ने रियलाइज़ किया कि जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 55,000 से रिड्यूस होकर कितना हो गया, 1827 हो गया। 20वीं सेंचुरी के अर्ली टाइम पीरियड में टाइगर का पॉपुलेशन 55,000 था और 20वीं सेंचुरी के लास्ट में बाय दिस टाइम पीरियड टाइगर का पॉपुलेशन कितना हो गया, 1827 हो गया। अब देखिए कि कितनी तेजी से टाइगर का जो पॉपुलेशन है भारत में डिक्लाइन हुआ है। इस डेटा को देखने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सर पकड़ लिया कि जिस तरह से टाइगर का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, लग रहा है कि अगले 5 से 6 सालों में टाइगर एक एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। इसके साथ साथ उस मेजर रीजन की भी चर्चा किया गया है जो मेजर टाइगर पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेजर थ्रेट टाइगर पॉपुलेशन के लिए क्या क्या है, तो पोचिंग फॉर ट्रेड बोला गया। टाइगर का इलीगल हंटिंग हो रहा है, पोचिंग का मतलब इलीगल हंटिंग होता है, तो टाइगरों को इलीगल वे से मारा जा रहा है ताकि उसका ट्रेड किया जाए। टाइगर स्किन को सेल किया जाता है मार्केट में। टाइगर बोन का यूज करते हुए ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाता है। तो पोचिंग किया जा रहा है ट्रेड के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, जिस रीजन में वो रहता था, जिस हैबिटेट में रहता था, वो हैबिटेट सिकुड़ रहा है। ये कारण रिस्पॉन्सिबल है टाइगर के पॉपुलेशन का डिक्लाइन करने के लिए। देन डिप्लेशन ऑफ प्रे स्पेसीज, जिस जानवर को खाता था वो जानवर भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। भाई अब को खाएगा क्या? जंगली सुअर हो गया, बरसिंगा हो गया, हिरन हो गया, ये सब जानवरों को टाइगर खाता है, लायन खाता है, चीता खाता है। अब ऐसे जानवर जंगल में नहीं रहेंगे तो साधारण सी बात है टाइगर, लेपर्ड, लायन का जो नंबर है वो तो डिक्लाइन होगा ही। इसके साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो मानव क्या करता है, जंगलों की सफाई करता है। सफाई करने के बाद वहाँ घर बनाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण जंगलों को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ह्यूमन सेटलमेंट में। तो दीज आर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बोला गया कि अब जो इंडिया और जो नेपाल है, इंडिया और नेपाल में पूरे वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन का 2/3 टाइगर जो है वो इंडिया और नेपाल में है। 2/3 जो टाइगर है पूरे वर्ल्ड का, वो टाइगर कहाँ पर है? 2 देशों में है। और वो 2 देश कौन सा है? इंडिया और नेपाल है। ऐसे एक बात और आपको बता दें कि जो टाइगर है, टाइगर सिर्फ और सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट में ही है, सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट में ही। इसके अलावा दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको टाइगर दिखेगा ही नहीं। उसमें भी 2 देश ऐसे हैं जिस देश में 2/3 टाइगर है। 2/3 मतलब 66%। परसेंटेज में अगर निकालना चाहो तो परसेंटेज में हो जाएगा 66%। अब चूंकि 66% जो टाइगर है वो इंडिया और नेपाल में है, सो डैट्स वाई भारतीय गवर्नमेंट के लिए मतलब ये मैंडेटरी टाइप हो जाता है, ज़रूरी टाइप हो जाता है कि कोई एक ऐसा स्टेप लिया जाए ताकि इन टाइगरों को बचाया जाए। आखिर बचाना तो पड़ेगा ना, इकोसिस्टम को तो बचाना ही पड़ेगा। सो डैट्स वाई टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो 1973 में लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू देश के अलग अलग राज्यों में टाइगर रिजर्व बनाए गए ताकि टाइगर को बचाया जाए, ताकि टाइगर को सेव किया जाए। देखिए कुछ टाइगर रिजर्व की यहाँ पर चर्चा की गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पर बनाया गया? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क दैट हैज़ बीन मेड इन द मध्य प्रदेश में बनाया गया है, ये सब टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट हैज़ बीन मेड इन द राजस्थान, and then Manas Tiger Reserve that has been built in Assam. So these are the tiger reserve that were going to be made in India for the purpose of conservation of tiger population in India. ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड हेयर। इसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचा हुआ है और उस 2 टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट के थ्रू कवर कर लेंगे। हेलो एवरीवन, अब हम लोग इस चैप्टर के फाइनल पार्ट की ओर मूव करते हैं और इस फाइनल पार्ट में हम लोग मात्र 2 टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। लास्ट का 2 टॉपिक क्या है? तो सेकेंड लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है और लास्ट टॉपिक कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन है। उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक को एक एक कर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर लिया जाए तो भारत में फॉरेस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और वो 3 पार्ट क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट इज द रिजर्व फॉरेस्ट। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का दैट इज नोन एज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड इज नोन एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट and the third one is known as unclassed forest. These are the 3 types of forest that you will get in India. उसके बाद इन दोनों फॉरेस्ट को कंबाइन वे में क्या बोला जाता है? परमानेंट फॉरेस्ट। कलेक्टिव वे में रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके बुक में जैसा कि ये बात मेंशन किया गया कि जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट का जो ज़्यादातर जो पार्ट है दैट वर गोइंग टू बी कंट्रोल एंड मैनेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ज़्यादातर पार्ट, व्हाट आई एम सेइंग, ज़्यादातर पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट पर कंट्रोल किसका होता है? सरकार का होता है। और ये जो सरकार है कंट्रोल कैसे करता है? तो एक डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल करता है और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में क्या बोला गया कि दिस फॉरेस्ट आर ऑन बाय द गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और यहाँ पर सारे ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि टिम्बर को कलेक्ट करना हो, वहाँ पर लकड़ियों को कलेक्ट करना हो, इसके साथ साथ कैटल को ग्रेज करना हो, जानवर को जाकर वहाँ पर चराना हो, ये सारे ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट में बैन होता है। रिजर्व फॉरेस्ट में आप लकड़ियों को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपने जानवरों को जाकर चरा नहीं सकते हैं, हंटिंग भी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउड नहीं होता है। अब चूँकि अलाउड ये सब चीज़ें नहीं होता है, इस वजह से ये जो फॉरेस्ट है इस फॉरेस्ट को मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि ये जो जंगल है बहुत ही अच्छे से कंजर्व है, बहुत ही अच्छे से सुरक्षित है। मानव का कोई जो है गतिविधि वहाँ पर हो ही नहीं रहा, मानव जा ही नहीं रहा, तो इसको मोस्ट वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है। भारत में मोर देन 50% जो 50% जो फॉरेस्ट है दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक, सेकेंड फॉरेस्ट की अगर बात कर लिया जाए तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो ऑन बाय द गवर्नमेंट। इस फॉरेस्ट पे भी कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि लोकल पीपल को अलाउ किया जा रहा है
कि वो इस जंगल में जाकर फ्यूल वुड को कलेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई सीरियस डैमेज जो है इस जंगल में नहीं करना है। डैमेज नहीं करना, ये नहीं कि गए भाई जानवर चराने गए, जाकर पेड़ काट कर लेकर आ गए, नहीं, ये काम आप नहीं करिएगा, ठीक है ना। आपको ग्रेजिंग के लिए अलाउ किया गया है, तो सावधानी से अपने जानवर को लेकर जाइए, वहाँ पर चराइए, और विद इन पीरियड ऑफ टाइम आप क्या कर जाइए, रिटर्न कर जाइए। आपको वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर परसेंटेज की बात कर लिया जाए कि कितना परसेंट जो फॉरेस्ट है भारत में वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो वो देखिए 1/3 परसेंटेज में हो जाएगा 33%। 33% जो फॉरेस्ट है भारत में, दैट इज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ओके, दैट्स इट, क्लियर है। नाउ द थर्ड वन, दैट इज अनक्लास फॉरेस्ट। और अनक्लास फॉरेस्ट के बारे में बोला गया कि दिस फॉरेस्ट आर मैनेज बाय बोथ प्राइवेट कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। अनक्लास फॉरेस्ट पर कंट्रोल किसका रहता है, तो प्राइवेट कम्युनिटी का भी कंट्रोल रहता है और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है कि अनक्लास फॉरेस्ट आर कंट्रोल बाय होम। जो अनक्लास फॉरेस्ट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कई सारे ऑप्शन रहता है, कहीं पर आता है ओनली गवर्नमेंट, ओनली प्राइवेट कम्युनिटी, एंड सी ऑप्शन रहेगा कि बोथ प्राइवेट कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। तो आप जो है सी ऑप्शन को टेक आउट करोगे, प्राइवेट कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर जो है अनक्लास फॉरेस्ट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ओके, यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड है। आप जा सकते हो यहाँ पर फ्रीली जाकर अपने जानवरों को चरा सकते हो। इसके साथ साथ वहाँ पर फ्यूल वुड को भी कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी तरह की समस्या नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दैट यू विल गेट इन इंडिया। ये 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको कलेक्टिव वे में क्या बोला गया है, परमानेंट फॉरेस्ट बोला गया है। क्यों परमानेंट फॉरेस्ट बोला गया है? आप क्या देख रहे हो कि रिजर्व फॉरेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक तो सुरक्षित ही है, क्योंकि जो मानव गतिविधि हो रहा है वो मानव गतिविधि इस फॉरेस्ट को डैमेज नहीं कर सकता है। तो ये जो 2 फॉरेस्ट है, बिल्कुल फॉरेस्ट कैसा है, परमानेंट है। ये फॉरेस्ट परमानेंट है, इसका एरिया जो है इन फ्यूचर डिक्लाइन होने वाला नहीं है जब तक नियम कानून नहीं बदलते हैं। जब तक नियम कानून ऐसा रहेगा तब तक ये जो फॉरेस्ट है बिल्कुल परमानेंट है। सो दैट्स वाई रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कलेक्टिव वे में क्या बोला जा रहा है, परमानेंट फॉरेस्ट बोला जा रहा है। एंड विच अ स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट, तो दैट अ स्टेट विल बी मध्य प्रदेश। वो स्टेट आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है। पूरे इंडिया का 75% जो परमानेंट फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुछ स्टेट और दिए गए हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये सब वो राज्य है जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर आपको अनक्लास फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा स्टेट यहाँ पर देख लीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज कंप्लीटेड हेयर, and after that our last topic, that is community and conservation. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और इस टॉपिक के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि कम्युनिटी का रोल क्या है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के रिगार्डिंग। कम्युनिटी कैसे जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं,
क्योंकि भारत में जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कई सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी का घर है। हजारों साल से कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी और ट्रेडिशनल कम्युनिटी भारत के जंगलों में रह रहे हैं। लेकिन आज के समय में ये जो लोकल कम्युनिटी हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हैबिटेट को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए। जिस जंगल में वो रह रहे हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। क्यों डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नेचुरल वेजिटेशन का लार्ज स्केल पर क्या किया जा रहा है? कट डाउन किया जा रहा है। नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इस डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट काफ़ी सीवियर हो रहा है उनके लाइफ पर, क्योंकि उनका जो लाइफ है वो बहुत हद तक फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। कई सारा जो नीड्स है वो फॉरेस्ट से ही उनका पूरा होता है। नीड्स जैसे फ्यूल हो गया, पाउडर हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, हाउसिंग हो गया। ये सब जो सारा नीड्स है वो ट्राइबल कम्युनिटी का वो जंगल से ही पूरा होता है। लेकिन अब उन जंगलों को क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उन जंगलों को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। अब सवाल ये है कि अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या वो लोग चुप बैठेंगे, होने देंगे कि भाई डिस्ट्रक्ट कर लो, पेड़ों को काट कर लेकर चले जाओ? या वो आग बबूला हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा होकर वो एकजुट होंगे और एकजुट होने के बाद वो प्रोटेस्ट करेंगे? साधारण सी बात है कि व्यक्ति तो चुप बैठने वाला नहीं रहता है। व्यक्ति एकजुट होता है और एकजुट होने के बाद वो उस चीज़ के अगेंस्ट विरोध करता है जो उसके खिलाफ होता है और प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोटेस्ट आर गिवन बिलो। जो फर्स्ट प्रोटेस्ट है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व का है, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि ये जो टाइगर रिजर्व है, जो प्रोजेक्ट टाइगर में हम बताए थे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व टाइगर को संरक्षण करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए बनाया गया है। फिर बाद में जो यहाँ पर सर्वे वगैरह होता है तो पता ये चलता है कि इस टाइगर रिजर्व के आसपास मिनरल है। तो मिनरल है तो जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी उस मिनरल को माइन करने की कोशिश करता है। माइनिंग एक्टिविटी कि चलो भाई इसको माइनिंग कर लेते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास वो माइनिंग एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। जो लोग उस गांव में रह रहे हैं वो उस रीजन के आसपास रह रहे हैं, भाई देखते हैं तो कहते कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बहुत गलत हो रहा है। आप माइनिंग एक्टिविटी करने आए हैं, पूरे जंगल को बर्बाद करके चले जाइएगा, हमारा घर को बर्बाद करके चले जाइएगा। प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए। फिर जो है वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भाई देखो, जो माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह का माइनिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। बैन कर दिया गया माइनिंग एक्टिविटी पर। सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास माइनिंग एक्टिविटी पर रोक लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोटेस्ट हुआ। सेकेंड प्रोटेस्ट भी है, राजस्थान का ही है। राजस्थान का जो अलवार डिस्ट्रिक्ट है, अलवार डिस्ट्रिक्ट में जो 5 गांव हैं, उस 5 गांव के जो इनहैबिटेंट है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उस गांव के आसपास जो फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया का 1200 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्या डिक्लेयर करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है भैरव देव डाको सोनचूरी है। भैरव देव एक देवता हैं जिनको शिव से जोड़कर देखा जाता है। डाको का मतलब होता है पवित्र और सोनचूरी का मतलब होता है एरिया। माने ये जो है शिव का पवित्र एरिया है
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये शिव का है, और उस डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने अपना खुद का रूल और रेगुलेशन वहाँ पर बना लिया, और इस रूल और रेगुलेशन में ये राइट डाउन कर दिया गया कि हंटिंग नहीं करना है, हंटिंग को अलाउ नहीं किया गया। कोई भी कम्युनिटी के जो मेंबर है वो कम्युनिटी का मेंबर भी हंटिंग नहीं कर सकता है उस रीजन में। इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है राजस्थान का ही है, और इस सेकेंड एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हो कि लोकल कम्युनिटी की जो मान्यताएं हैं, जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स के कारण वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया बच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। रिचुअल के कारण उनका फॉरेस्ट एरिया बच रहा है, दैट्स अ गुड फॉर अस। फॉरेस्ट एरिया बचना मायने रखता है, चाहे जैसे भी बचे, चाहे जैसे भी उसको बचाया जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अनदर स्ट्रगल, और जो अनदर स्ट्रगल है दैट इज द फेमस चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल फेमस चिपको मूवमेंट का है। फेमस चिपको मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है? 1973 में हुई है। ये उत्तराखंड वाले राज्य में हुआ है। उत्तराखंड वाले राज्य में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी सरकार से अनुमति लिया, और अनुमति लेकर वो जब जंगलों को काटने जाता है, तो जब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोकल लोग क्या करते हैं, वो पेड़ों से चिपकना शुरू कर देते हैं। पेड़ों से चिपकना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोकल लोग थे, वहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे। उनको पता था कि अगर इन पेड़ों को काट दिया जाएगा तो जो उनका रहने का जो हैबिटेट है वो बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो कहाँ रहेंगे। तब उन्होंने चिपको मूवमेंट की शुरुआत किया, और चिपको मूवमेंट में कुछ नहीं करना था। जब जो प्राइवेट कंपनी पेड़ों को काटने आएगा तो लोकल कम्युनिटी को क्या करना है, पेड़ों से चिपक जाना है। देखिए ये जो है वास्तविक फिगर है, ये एनिमेटेड है। लोग जो है पेड़ों को से चिपक गए। अब कंपनी का इतना पावर थोड़े है कि जो है पेड़ काटने जा रहा है और लोग जो चिपका हुआ लोग को काट दे। भाई भारत में सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट हालत खराब कर देगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट है, अगर ऐसा कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट हालत खराब कर देगा। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वो भाई प्राइवेट कंपनी है, वो क्या करेगा लोगों का, नहीं ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसका हालत खराब कर देगा। फिर जो है सर अब ये क्या देखते हो कि एक सक्सेसफुल आंदोलन है जो हिमालय वाले रीजन में चलाया गया है। किसके अगेंस्ट चलाया गया है? डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट चलाया गया है। जो पेड़ों की कटाई चल रही थी उसके अगेंस्ट चलाया गया। यहाँ भी सफलता मिली लोगों को। चलिए दैट्स अ गुड थिंग। फिर क्या बोला गया कि कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं ताकि ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड को रिवाइव किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि बीच बचाओ आंदोलन टिहरी में किया गया है। बीच सीड्स होता है, बचाओ का मतलब सेब, मतलब सीड्स को बचाना है टिहरी वाले रीजन में। उसके बाद नौदान ने 9 सीड, संस्कृत का वर्ड है, नौदान का मतलब 9 सीड हो गया। नौदान ये जो आंदोलन चलाए गए हैं ताकि सीड्स के वैरायटी को बचाया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह के सीड्स रहेंगे तभी तो जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे रहेंगे। तो बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया है, नौदान ने आंदोलन चलाया गया है, 9 सीड्स। एक खास तरह का रिचुअल है, नौदान एक खास तरह का रिचुअल है, रीति रिवाज है, जो 9 ग्रहों को समर्पित करते हुए 9 अनाज के बीजों को जो है से कि मतलब कि वो दान किया जाता है, ठीक है ना, वो रखा जाता है घर के सामने, समर्पित किया जाता है 9 ग्रहों को। इसलिए इसको क्या बोला गया है? नौदान ने बोला गया है। 9 तरह के अनाज के बीज को रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन के थ्रू ये बताया गया कि बिना हम लोग सिंथेटिक केमिकल का यूज करते हुए हम लोग खेती कर सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट में फसलों को ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो शो कर रहे हैं कि जो लोकल कम्युनिटी जो जंगल में रह रहे हैं वो लोकल कम्युनिटी कैसे रोल प्ले किए उन जंगलों को बचाने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है,
रोल ऑफ कम्युनिटी रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप डायरेक्ट जो है ये 5 पॉइंट लिखवाए हैं, 5 पॉइंट को आप राइट डाउन कर सकते हैं। 5 में कम से कम 3 पॉइंट तो याद रखिएगा। 5 नंबर में तो क्वेश्चन ही बनता है, 2 या 3 नंबर में बनता है, तो 2 या 3 पॉइंट तो याद रखिएगा। चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है, देखिए इससे पहले भी बोले थे लास्ट टॉपिक, तो ये उस लास्ट टॉपिक का सब टॉपिक है, ठीक है ना, वो उस लास्ट टॉपिक का ही सब टॉपिक है। बुक को देखिएगा तो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा की गई है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। सरकार को लगने लगा कि देखो भाई, अगर जंगलों को बचाना है तो उस जंगल में जो लोकल कम्युनिटी रह रहे हैं उस लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करो। लोकल कम्युनिटी का हेल्प लेते हुए जंगलों को हम लोग बेहतर वे से बचा सकते हैं। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यही है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का देखिए ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंक्रोचमेंट, ताकि उस पर बाद में और अतिक्रमण ना हो, उससे बचाना है। ग्रेजिंग से बचाना है, थेफ्ट चोरी से बचाना। भाई रात के अंधेरे में कोई आया पेड़ काट कर लेकर चला गया, नहीं भाई बचाना है उसको। अब लोकल कम्युनिटी को पता रहेगा, लोकल कम्युनिटी तुरंत रूठ जाएगा, उस चोर को मार के पीट देगा। तो थेफ्ट से बचाना है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जा रहा है। अब जंगल में आग लग गया, मान लीजिए कि लोकल कम्युनिटी का हेल्प नहीं लिया है, तो जंगल में आग लग गया भाई, जो ये जो फॉरेस्ट वाला जो आग बुताने वाला जो मतलब जो वैन रहता है भाई बहुत दूर है। अब लोकल कम्युनिटी का हेल्प लिए हुए रहिएगा तो लोकल कम्युनिटी तुरंत उस जंगल के आग को बुता देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का जो फॉर्मल एग्जिस्टेंस है 1988 में इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जब स्टेट उड़ीसा जो है फर्स्ट टाइम जो है जेफीएम के लिए रिजोल्यूशन को पास किया। तो विच इज द फर्स्ट स्टेट विच हैज पास द रिजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? तो दैट स्टेट विल बी उड़ीसा। वो स्टेट कौन सा होगा? उड़ीसा होगा, ठीक है। जेफीएम जो है किस पर डिपेंडेंट करता है? उस लोकल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट करता है जो लोकल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। जेफीएम कितना इम्पैक्टफुल वे में काम कर सकता है वो तो उस लोकल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट है जो लोकल इंस्टीट्यूशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अब जो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस लोकल कम्युनिटी को इन रिटर्न क्या मिलेगा? उनको भी तो कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। तो जो इंटरमीडियरी बेनिफिट्स होता है, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, टिम्बर नहीं नॉन टिम्बर बोला गया, लकड़ी से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। जो लकड़ी वगैरह छोड़ दीजिए, उस लकड़ी को छोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बचा उस प्रोडक्ट को उनको दे दिया जाता है। जैसे फ्रूट्स हो गया है ना, फल वगैरह हो गया, महुआ हो गया, महुआ गए चुन चान कर लेकर आ गए, तो ये सब क्या है? नॉन टिम्बर प्रोडक्ट है जो उनको मिल जाता है। उनके लिए भी बेनिफिटेबल रहता है कि चलो भाई ये सब चीज़ मिल गया, ठीक है। ओके, दैट्स इट। इसके बाद देखिए आपके बुक में एक सोर्स में दिया हुआ है सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है ना। सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। और यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन है, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। जो नेचर वर्शिप है कि नेचर को पूजा करना है, ये क्या है? एक ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है। जो ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में रहा करते थे, उनका मानना ये था कि भाई जो नेचर है, नेचर को क्या करो? पूजा करो। जो भी नेचर है उसको पूजा करो, क्योंकि नेचर ने ही उनको सब चीज़ दिया। उनको लगता था कि नेचर के थ्रू ही उनको जो है जो भी चीज़ें मिल रहा है, खाना हो गया, जो बारिश हो रहा है तो नेचर ही बारिश करवा रहा है, जो हवा है वो हवा पर भी उनका कंट्रोल नहीं है तो नेचर के थ्रू ही मिल रहा है। इसलिए इन सारे नेचर को क्या करना है? पूजा करना है, ठीक है ना। और इस वर्शिप के थ्रू, ये जो वर्शिप किया जा रहा है, ये वर्शिप रिस्पॉन्सिबल है कई सारे फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उस जंगल की पूजा करते थे, कई सारे पेड़ों की पूजा करते थे।
अब चूंकि पेड़ों की पूजा कर रहे हैं तो साधारण सी बात है, उसको तो काटेंगे नहीं। तो उन्हीं को क्या बोला गया, सेक्रेड ग्रोव्स बोला गया है, पवित्र उपवन। कि जो लोग ट्राइबल लोग रह रहे हैं वो उन जंगलों को पूजा कर रहे हैं, नेचर वर्शिप कर रहे हैं, और इसके थ्रू वो हजारों साल से उस जंगल को बचा कर रखे हैं। देखिए सर्टेन सोसाइटी अरेबियर अ पार्टिकुलर ट्री, जो अलग अलग सोसाइटी एक पार्टिकुलर ट्री को प्रिजर्व कर रखे हैं बहुत लंबे समय से। जैसे मुंडा और जो संथाल जो छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं वो क्या पूजा करते हैं, महुआ को पूजा करते हैं। महुआ का नाम तो आप लोग ज़रूर सुने होंगे, महुआ के थ्रू जो देसी शराब होता है, देसी शराब बनाया जाता है, तो महुआ को पूजा करते हैं। कदम एक पेड़ है, कदम का जो है चटनी बहुत अच्छा बनता है, तो कदम एक पेड़ है उसको पूजा करते हैं। उसके बाद उड़ीसा और जो बिहार में जो ट्राइबल लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं, तो टेमरेंड इमली की पूजा करते हैं। उसके साथ साथ मैंगो आम की भी पूजा करते हैं। और जो इमली और जो आम है उसको शादी में भी यूज किया जाता है। इमली का मतलब इमली आता है, आम के पेड़ के पत्ते आते हैं, तो ये चीज़ें हैं ना हमारे लिए पवित्र है, तभी तो इन पेड़ों के पत्तों को मंगवा रहे हैं और इमली को मंगवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि देखिए जो नेचर वर्शिप है, जो ट्राइबल लोग जो नेचर की पूजा करते थे, उसके थ्रू भी हमारे देश में कई सारे जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट इसके थ्रू भी बचा हुआ है। दैट्स इट, यहाँ पर चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी इस वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम तो यही बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चीज़ें अपडेट करते रहें आप लोगों को, और आप बेहतर जो है रिजल्ट एसएसटी में कर सके, पूरे बोर्ड में कर सके। थैंक यू वेरी मच।